कोई कंपनी कब कह सकती है कि उसने पैसा कमा लिया है? सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो चलिए आज समझते हैं INDS 115 को। ये वही स्टैंडर्ड है जो ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक नया फोन खरीदा, साथ में 1 साल का सर्विस प्लान भी ले लिया। अब सवाल ये है कि कंपनी ने ये पैसा असल में कमाया कब? क्या जिस दिन फोन बिका उसी दिन सारा पैसा कमाई मान ले, या फिर उसे पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके दिखाएं? बस यही वो गुत्थी है जिसे इंड IS 115 सुलझाता है। तो आखिर दिक्कत थी क्या? देखिए 2018 से पहले ना रेवेन्यू को पहचानने के जो नियम थे वो बड़े बिखरे हुए और कंफ्यूजिंग थे। हर इंडस्ट्री के अपने अलग नियम। इसका नतीजा निवेशकों के लिए दो अलग-अलग कंपनियों की एप्पल्स टू एप्पल्स तुलना करना, अरे भाई, लगभग नामुमकिन था। मतलब सोचिए उस समय की दुनिया कैसी थी। एक तरफ कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी जो इंड AS 11 मानती थी, दूसरी तरफ बाकी सब जो इंड AS 18 पर चलती थी। अब एक निवेशक के तौर पर सोचिए, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और एक IT कंपनी की कमाई की तुलना कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल था। सही मायनों में सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलाप रहे थे। और बस इसी पूरी खिचड़ी को साफ करने के लिए आया इंड AS 115, एक अकेला यूनिफाइड स्टैंडर्ड जिसने आकर सब कुछ बदल दिया। इसने उस पुराने बिखरे हुए सिस्टम को हटाया और सबको एक सीधा साफ रास्ता दिखाया। और इस नए रास्ते का सबसे जरूरी, सबसे कोर आइडिया क्या है? वो है ये शब्द, कंट्रोल। देखिए, पहले बात होती थी रिस्क और रिवॉर्ड की, पर अब सारा फोकस कंट्रोल पर है। मतलब सीधा है, आप रेवेन्यू तभी मान सकते हैं जब आपके ग्राहक के हाथ में उस सामान या सर्विस का कंट्रोल आ जाए। बस यही है सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव। ठीक है, तो ये कंट्रोल वाली बात सुनने में तो अच्छी है, पर इसे असल में लागू कैसे करते हैं? इसके लिए इंड AS 115 ने एक बड़ा ही लॉजिकल 5 स्टेप का मॉडल दिया है। इसे आप एक तरह की प्लेबुक समझ सकते हैं जिसे हर कंपनी को फॉलो करना ही होता है। तो ये 5 कदम हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट को पहचानना। दूसरा, उसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस यानी वादों को पहचानना। तीसरा, ट्रांजैक्शन की कीमत तय करना। चौथा, उस कीमत को वादों में बांटना। और आखिर में 5वां, रेवेन्यू को पहचानना। चलिए अब एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले तो ये पक्का करना होता है कि ग्राहक के साथ एक असली कानूनी तौर पर लागू होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं। मतलब क्या दोनों पार्टियों के अधिकार तय हैं, पेमेंट की शर्तें साफ हैं? अगर हाँ, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये पूरे प्रोसेस की नींव है। अब आता है स्टेप 2। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि कंपनी ने ग्राहक से असल में क्या क्या देने का वादा किया है। क्या कोई सामान देना है, कोई सर्विस देनी है? इन्हीं अलग अलग वादों को हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कहते हैं। चलो अपने फोन वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने 2 अलग अलग वादे किए हैं, है ना? पहला, एक हैंडसेट देना, और दूसरा 1 साल तक नेटवर्क की सर्विस देना। तो यहाँ हमारे पास 2 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो गए। ठीक है, वादे पहचान लिए। अब स्टेप 3, ये पता लगाना कि पूरी डील की कीमत क्या है। मतलब कंपनी को इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से कुल कितने पैसे मिलने की उम्मीद है। और हाँ, इसमें सिर्फ फिक्स्ड रकम ही नहीं, बल्कि कोई भी डिस्काउंट, बोनस या ऐसी दूसरी चीजें भी शामिल होती हैं जो कीमत को ऊपर नीचे कर सकती हैं। स्टेप 4 में हम उस टोटल कीमत को उठाते हैं और उसे हर वादे के हिस्से में बांटते हैं। अब सवाल ये है कि ये बंटवारा कैसे होगा? तो इसका आधार होता है स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस। मतलब अगर कंपनी उस फोन को और सर्विस प्लान को अलग-अलग बेचती तो उनकी कीमत क्या होती? उसी अनुपात में टोटल कीमत को बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर फोन अकेले 90,000 रुपये का बिकता और सर्विस प्लान अकेले 30,000 रुपये का, तो उनका अनुपात क्या हुआ? 75% और 25%। तो जो भी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस होगा उसका 75% हिस्सा हैंडसेट के रेवेन्यू में जाएगा और 25% सर्विस के। सिंपल। और अब आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 5। जब भी कंपनी अपना कोई वादा पूरा करती है, यानी ग्राहक को उस चीज का कंट्रोल ट्रांसफर कर देती है, बस उसी वक्त वो उस वादे से जुड़ा रेवेन्यू अपनी किताबों में दिखा सकती है। सब कुछ घूम फिर कर वापस कंट्रोल पर ही आ जाता है।
अब ये कंट्रोल ट्रांसफर भी दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है एट अ पॉइंट इन टाइम, यानी एक ही झटके में। जैसे आपने दुकान से कार खरीदी, चाबी मिली, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, कहानी खत्म। दूसरा तरीका है ओवर टाइम, यानी धीरे धीरे समय के साथ। जैसे कोई 2 साल का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या फिर आपका सालाना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। अब एक और दिलचस्प बात, इंड AS 115 जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड IFRS 15 पर आधारित तो है, पर ये उसकी हूबहू कॉपी नहीं है। भारत ने इसे अपनी अर्थव्यवस्था और यहाँ के माहौल के हिसाब से ढालने के लिए इसमें कुछ बहुत ज़रूरी बदलाव किए हैं। इन्हें हम कार्व आउट कहते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा फर्क देखिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड कहता है कि पैसे मिलने की संभावना प्रोबेबल यानी संभावित होनी चाहिए, पर भारत का नियम और भी सख्त है। वो कहता है संभावना हाईली प्रोबेबल यानी अत्यधिक संभावित होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय कंपनियों को रेवेन्यू दिखाने में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इसी तरह भारत के बड़े रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी इसमें अलग से साफ साफ नियम दिए गए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इतनी सारी तकनीकी बातें हो गईं, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इस एक स्टैंडर्ड के आने से असल में फर्क क्या पड़ा? देखिए, इसका सबसे बड़ा नतीजा है बेहतर और साफ सुथरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंड AS 115 की वजह से अब अलग अलग सेक्टर की कंपनियों की तुलना करना कहीं ज्यादा आसान हो गया है। पूरी रिपोर्टिंग में एक जैसी कंसिस्टेंसी आई है। और सबसे बड़ी बात, अब कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी असली आर्थिक हालत को ज्यादा सच्चाई से दिखाते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है। जैसा कि ये बात पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है, फोकस कंपनी के रिस्क और रिवॉर्ड से हटकर ग्राहक द्वारा कंट्रोल हासिल करने पर चला जाता है। अब सारा खेल इस बात का नहीं है कि कंपनी ने क्या किया, बल्कि इस बात का है कि ग्राहक को क्या और कब मिला। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देती है। अब जब रेवेन्यू रिपोर्टिंग के नियम इतने साफ और कड़े हो गए हैं, तो जरा सोचिए, कौन सी कंपनियां अब पहले से ज्यादा मजबूत दिखेंगी और किन की असली हालत अब सामने आएगी। ये वाकई सोचने वाली बात है।